अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा और इस प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ अहमद अबू बकर साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम अहम इशू पर बात करेंगे। जजेस ख़त अज़ खुद नोटिस केस की आज समाअत हुई। मुदाखलत की ज़िम्मेदार इंटेलिजेंस एजेंसीज, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट खुद है। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच में इत्तफाक हुआ है इस बात पर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जजेस का ख़त जो है वो चीख चीख कर कह रहा है कि कितनी मुदाखलत हुई है। फिर उन्होंने एक और अहम बात की। उन्होंने कहा कि तय कर लें कि एजेंसीज के हाथों या फिर हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। मजीद उन्होंने एक और बात की। उन्होंने ये कहा कि जब JIT में खुफिया इदारों के ऑफिसर शामिल किए जाएंगे तो इसका मतलब है कि अदलिया जो है वो खुद चाहती है कि इन मामलात में या इन केसेस में मुदाखलत हो। अगर मैं मुदाखलत ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। इस पे हमने एक पैकेज तैयार किया, वो देखते हैं, फिर इसके ऊपर तफसीली डिस्कशन करते हैं। अज़ खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने की। जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच से अलग हो गए और फिर 5 जजों ने केस सुना। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में बहुत ज्यादा तकसीम है, हमें एक तरफ या दूसरी तरफ खींचना भी अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। हमें अपनी मर्जी के रास्ते पर चलाने के लिए मत दबाव डालें। जस्टिस हसन मिनुल्लाह ने कहा कि हाई कोर्ट के जजों की जानिब से भेजी तजावीज़ चार्जशीट हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया में मुदाखलत एक खुला राज है, अब जजेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मुदाखलत अंदरूनी तौर पर भी हो सकती है, इसका तदारुक होना चाहिए। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। मैंने पहले दिन कहा था कि कोई मुदाखलत नहीं करूंगा। मैं जब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना हूँ मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं आई। हम किसी सियासी कुव्वत या किसी मखसूस एजेंसी के लिए हेर फेर नहीं करने देंगे। हम मुतला या हुकूमत को भी ऐसा नहीं करने देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अज़ खुद नोटिस लेने पर सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या कुछ हुआ ये देखें। क्या अदलिया की आज़ादी ऐसे हो सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के साथ जो कुछ हुआ वो खौफ है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा 75 साल से अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान पार्टनरशिप है। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मेरा ख्याल है ऐसा नहीं, मैं इस थ्योरी से इत्तफाक नहीं करता। अगर मैं मुदाखलत के दबाव में दुरुस्त फैसला नहीं दे सकता तो मुझे घर चले जाना चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में 3 एजेंसियां हैं, IB, ISI और MI, किस कानून के तहत बनी। हमें आइंदा समात पर इन एजेंसियों के कवानीन बताएं। ये एजेंसियां किस कानून के तहत काम करती हैं। जस्टिस हसन मिनुल्लाह ने कहा कि कोई जज जुर्रत दिखा दे, इसके खिलाफ रेफरेंस आ जाता है। हम खुद अपने दरवाजे लोगों के लिए ना खोलें तो कुछ नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि दरवाजा खोलने वाले के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई करें। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तजावीज़ में फैसलाबाद धरना केस का हवाला भी दिया गया। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि फैसलाबाद धरना फैसले के तनाजुर में हुकूमत को कानून साजी करने चाहिए थी। हमें अदालती फैसलों के जरिए बेंचेस से निकाला गया। दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ। मैंने लिख कर दिया, जनरल फैज अमीन पीछे था इसलिए हुकूमत को भेजा, लेकिन हुकूमत ने क्या किया, वो कानून साजी क्यों नहीं कर पा रही। जस्टिस हसन मिनुल्लाह ने कहा कि 2017 में आपके खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। मुल्क में कभी भी सिविल बालादस्ती नहीं हो रही। जब रियासत खुद जारहियत पर उतर आए कोई शहरी इससे लड़ नहीं सकता। इदारा जाती रद्द अमल ही इसका हल है। अदालत ने तमाम फरीकैन से तहरीरी मारूजात तलब करते हुए केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी और कहा कि खुफिया इदारों पर उठाए गए एतराज़ात पर किसी एजेंसी ने जवाब जमा कराना है तो वो अटारनी। अबू बकर साहब, आज की जो समाअत हुई वो सारा अहवाल यकीनी तौर पर आपने भी देखा होगा। जो समाअत हुई उसमें जो पहली लाइन मैंने इंट्रो में बोली थी कि मुदाखलत की जो ज़िम्मेदार हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट खुद है, यानी कि एडमिट कर लिया गया उनकी तरफ से कि मुदाखलत हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस तमाम सूरत हाल पे? देखें, जो इसकी लाइव समाअत हमने सुनी है, जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं और जो सिचुएशन अब हमारे सामने इमर्ज होके आई है, वो ज़ुबान हाल से बता रही है कि किस लेवल की, किस सतह की और किन मामलात में मुदाखलत हो रही है। जी, कोई भी जज साहब जो थे जिनके रिमार्क्स आज आए हैं,
کہیں سے بھی انکار نہیں ہو رہا, کہیں سے بھی کوئی خیر کی خبر نہیں آ رہی, میں تو کہوں گا بالکل سب اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں, سب ایک خاص طرح کی مداخلت کی بات کر رہے ہیں, اپنے اپنے پیرائے میں اپنے اپنے انداز میں اسے دیکھ رہے ہیں. اور ایک جج صاحب نے تو یہ کہا کہ یہ جو پارٹنرشپ ہے مداخلت کی اس طرح کے معزز ادارے کے ساتھ, جو تیسرا پلر ہے ریاست کا جوڈیشری, اس کو تو انہوں نے 75 سال کی پارٹنرشپ کہا. جی اس پر جو رائے یا جو تجاویز مختلف ہائی کورٹس کی طرف سے آئی ہیں, ہاں جی, ان میں تو یہ بالکل اوپن سیکرٹ کہا گیا کہ کس لیول کی مداخلت ہے, بالکل کس طرح ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کس طرح فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں. ایک معزز جج صاحب نے تو یہ کہہ ڈالا کہ جی یہاں بیٹھے ہیں, وہاں نہ بیٹھے ہیں, یہاں فون سنیں, یہاں ٹیپ ہوتا ہے, باہر نکل کے بات کریں, اس سے ملیں, اس سے نہ ملیں. اس حد تک جو ہے انڈر شیڈو ہوا ہے معاملہ. لیکن اس میں جو اچھی بات ہے, میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کل کو جو پاکستان کے پولیٹیکل سفیر کے اوپر جو مختلف سیاسی جماعتیں اپنے مقدمات یا جو اپنا ایک بیانیہ پیش کرتی تھیں جی جی, کہ کس سطح کی مداخلت ہو رہی ہے, کس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں, اور اس طرح کی عدالتی انجینئرنگ سے پاکستان کی پولیٹکس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اب تو پاکستان کے ججز جو ہیں وہ تو تمام ہائی کورٹس بھی یہی کہہ رہی ہیں, آج یہ ججز بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور یہ کہا گیا کہ 6 ججز کے خط لکھنے کے اوپر اگر یہ طوفان بدتمیزی ہے تو پھر اگر ہم اس پہ بیٹھے کام کریں تو پھر اس کا رد عمل کیا ہوگا. اور اس میں میرا خیال ہے ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ بہت سارے فریق جو ہیں ان کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے. جی جی, بار بار ججز کے اپنے اندر سے ماتحت عدالتوں کے اندر, بڑی عدالتوں کی یا بڑے ججز کی مداخلت بھی آتی رہی. اس میں ایگزیکٹو کی مداخلت پہ بھی آج بات ہوتی رہی ہے. جی بالکل. اور پھر یہ جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کی طرف سے بھی مداخلت کے اوپر بات ہوتی رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مداخلت ہے نظام انصاف میں اس ملک کے, وہ اس نے ایک آکٹوپس کی طرح اس پورے نظام کو گھیر رکھا ہے. تو یہ اب تقاضا کر رہا ہے کہ بڑے فیصلوں کے لیے, بڑے کنسنسس کے لیے, اور اپنی ذات سے اٹھ کر, اپنی ترقیوں سے اٹھ کر, اپنے بندوں کی بھرتیوں اور ان کو جوڈیشل کمیشنز کے تھرو ان عدالتوں میں لا کر, یا میرا خیال ہے اس سے اب اوپر ہو کے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. چونکہ اس ملک کا جو اب یہ جو پرابلم ہے, جہاں بند گلی میں پھنس گیا ہے, اس ملک کی پالیٹکس آپ دیکھ لیں, اس ملک کی سماجیات دیکھ لیں, معیشت دیکھ لیں اس ملک کی, اب وہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اس بند گلی سے نکلنا ہے تو اپنے اپنے ایجنڈے سے فوراً اوپر اٹھیے اور اس کے لیے قانون سازی کریں, رولز آف گیم کو نئے سرے سے طے کریں. ورنہ تو جو فیصلے آتے رہیں گے اس سے آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو آؤٹ کرتے رہیں گے, مرضی کے لوگوں کو آتے رہیں گے. اور اس ملک کا نظام اور نظام انصاف اس لیے مذاق بن چکا ہے, اور اس سے پولرائزیشن اور بڑھ رہی ہے. چونکہ سیاسی جماعتوں میں پولرائزیشن ہے, وہ نہ تو مینڈیٹ کے تھرو اب سیٹل ہو سکتی ہے, ہم نے دیکھ لیا ہے, اور پھر جب یہ معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے پولرائزیشن اور بڑھتی ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ سیاسی مقدمات کو عدالتیں دیکھیں ہی نہ. تو کہیں تو جا کر اب اس کو روکنا ہے. یہ جو بند گلی کا سفر ہے یہ بتا رہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے پاکستان کی, جو سب سے بالادست ہے, وہ بالکل اس سارے معاملے میں لا تعلق نظر آ رہی ہے. میرا خیال ہے یہ جو پارلیمنٹ کا کھویا ہوا سبق ہے اسے یاد رکھنا چاہیے. ماہر قانون ہے راجہ عامر عباس صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. عامر صاحب آپ کے وقت کا سر بہت شکریہ. سر آج کی بات ہوئی ہے, بڑے جو ہیں وہ سخت ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس صاحب کی طرف سے, پھر جو جسٹس منصور علی شاہ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے درمیان بھی تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ آج کی اس سماعت کو؟ سب بڑی بات ہے کہ میں کے بالکل بھی کیا طریقے سے ججز کے درمیان تلخ کلامی اس کو نہیں کہوں گا. ایک اختلاف کر سکتے ہیں ہم کو. جی جی, انہوں نے جو کوشچن کرتے ہیں تاکہ پوچھا جا پتہ نہیں چلا سکتی. لیکن آج کی جو سب سے اہم بات تھی جو کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کی کہ جناب یہ ایک گولڈن ہے, تو اس معاملے کو ہم نے اگر ابھی سیٹل نہ کیا تو یہ معاملہ پہلے ہی قانون موجود ہے, پہلے ہی کانٹینٹ کا قانون موجود ہے, پہلے لیکن کچھ نہیں ہوا. اور یہ جج ہیں انہوں نے تمام ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی یہ جو ایجنسی کی انٹروینشن یہ ہو رہی ہے تو اس کو اگر روکنا ہے تو بنانی ہے, ایسی میکینزم ڈیولپ
इंटरवेंशन को, ऐसी जो मुदाखलत है उसे सिस्टम रोकती। तो ये एक ऐसी होगा केस जिससे उम्मीद की जा सकती है कि जो ये फैक्टर है पाकिस्तान में है, इसको अब वक्त है कि अगर अभी ना रोका गया तो इसके पास तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो लिखा जा रहा है साबर हाई कोर्ट की जो बात की किसी जान की गलतियाँ है, फिर ये कहा जा रहा है कि जो 80 नवीद के केसेज होते हैं उसमें 80 फैसले लेने की कोशिश की जा सकती है। तो पूरा हमारा जो इंसाफ का निगरान है इसके लिए बहुत अच्छा मौका है कि इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, और उसी के लिए ये बैंक अगली हेयरिंग करेगा, के लिए किस तरफ जाएगा। बहरहाल ये कहना कि कुछ दर्द गुलामी या नहीं, वो अभी तो डिजिटल ये केस है, हेयरिंग जो है, तो इस किस्म की रूटीन में हर केस में चीजें चलती हैं। बिल्कुल सही। तो जो कि एक मुस्बत उसका ये होता है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं और एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो लेट्स वेट एंड फर्दर सी कि किस तरफ जाता है। राय साहब, सर ये बता दीजिए कि ये आज की जो समाअत है जिसके रिमार्क्स हमने सबने सुने हैं, इससे तो महसूस हुआ है कि निज़ाम इंसाफ की जो चूल्हे हैं वो तक हिला डाली जा चुकी हैं ना। तो हमारे जो मसाइल हैं, जिस तरह की कानून की हुक्मरानी और इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो आम आदमी तो इन्हीं अदालतों की तरफ देखता है। ये तो सारे जजेस यक ज़ुबान होकर कह रहे हैं कि मुदाखलत किस लेवल तक पहुँच चुकी है। सर अब कौम किस तरफ देखे? देखिए, कौम में यही बात हुई अदालत में कि जब कौम के साथ जजेस ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा तो अब जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू ये नजर आ रहा है कि हमने इसका हल नहीं है, हम इसके कारपेट के नीचे ब्रश कर नहीं फेंक सकते, क्योंकि फिर से हम तो या तो पार्लियामेंट भेज दें, पार्लियामेंट से क्या होगा, कानून तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट पहले भी मौजूद है। तो वो उस हल को जरूर तलब करना चाह गया है, और इसीलिए उन्होंने उसको आर्टिकल 180 जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास बेपनाह तैयार है, आर्टिकल 187 है, तो इस सिस्टम को अगर बचाना है, और ये आज एक दौर की बात नहीं है, पिछले अखबार की बात है, इससे पहले की है, बहुत से दिन है, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसे इसको कहा, जिससे तो इसमें अब जो हाई कोर्ट है, देखिए हाई कोर्ट से कोई रजिस्ट्रार ये नहीं भेज रहे। अब पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के 38 जजों ने मुश्तरका तौर पे कहा कि ये मुदाखलत हो रही है। हाई कोर्ट ने कहा मुदाखलत हो रही है। इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा, बलोचिस्तान, तमाम हाई कोर्ट के जजेस अपनी कह रहे हैं। ये बड़ा सीरियस मामला है, और इसका मंतकी इंजाम तक अगर अब नहीं पहुंच पाते तो फिर कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। फिर ये कैमरेज अभी इनके में लगे हैं, फिर साथ साथ एक बॉडीगार्ड भी घूमता रहा करेगा। सही, बिल्कुल ठीक है। राजा आमिर अब्बास साहब, आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। नुखै साहब, पैकेज भी आपने देखा, अबू बकर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, राजा आमिर अब्बास साहब ने जो पॉइंट्स उठाए वो भी आपने सुने। मेरा आपसे सवाल ये है, अब बाकी आप जो भी कमेंट करना चाहें, अगर हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम 2018 के इलेक्शंस की बात कर लेते हैं, 2024 के इलेक्शंस की बात कर लेते हैं, तो इस दौरान जितने भी सियासी केसेस थे उनमें जो सज़ाएँ हुई या जिन लोगों को रिलीफ दिया गया, तो फिर ये तो सब पे सवालिया निशान हो गया। शुक्रिया सुमेरा, कहा ना उन्होंने जज साहब ने कि 2017 में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही। जी जी, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, हमेशा से होता रहा। ठीक है, ये हो रही नहीं, होती रही है। मेरा एक सवाल है सुमेरा जी जी, आप अल्लाह ना करे आप में से कभी, हमारे मोहल्ले में एक फ़कीर आता था और वो दुआ पता क्या देता था, अल्लाह ताला अस्पतालों से और कचहरियों से बचाए, थाने कचहरी से। बिल्कुल ऐसा ही है। कानून का आगाज होता है थाने से, फिर वो जाता है जुडिशरी में। लोअर जुडिशरी की जो हालत है, अगर हम में से किसी को जो प्रोग्राम सुन भी रहे हों, उनमें से किसी को मौका मिला हो थाने या कचहरी जाने का, तो लग पता गया होगा कि होता क्या वहाँ। बिल्कुल सही। ये जो हम बात कर रहे हैं कि अदलिया का वकार बुलंद होना चाहिए और अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए, ज़रा जाके देखें, लोअर कोर्ट्स में जाके देखें वहाँ होता क्या है। जो इवन वहाँ पे स्टाम्प फरोश भी बैठे हुए हैं ना, वो भी आपके छोटे मोटे काम चुटकियों में करवा देते हैं। हाँ जी, ठीक है, वो काम जो अपना वकील को करवाने चाहिए। और वहाँ रश कितना है, वहाँ धक्कम पेल कितनी है,
वहाँ रिश्वत कितनी है। अदलिया का नंबर आपको पता ही है, हम इस नंबर पे जा रहे हैं। तो खुफिया इदारों पे इल्ज़ाम तो उस वक्त भी लगा था ना जी, जब जज अरशद मलिक की वीडियो आई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और उस वक्त ये रौला डाला गया कि नहीं ये क्या हुआ, और वीडियो सबूत। फिर उसके बाद खोसा साहब ने कहा नहीं अब वीडियो सबूत नहीं पेश किए जाएंगे, जी, जी। जो वीडियो बनाएगा वो भी शामिल होगा। बिल्कुल ठीक है, आपने पाबंदियां तो खुद लगाई जब आपके पास सबूत भी आ रहे थे। और मुझे नहीं पता ये जो खत है जजेस का, इस मामले में कुछ सबूत भी पेश किए गए हैं। सही सही। यकीनन कुछ ना कुछ हुआ होगा जो वो बात कर रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है, ऐसे मामलात में जब आपके पास पिछले दिनों एक जज साहब के पास, मुअज़्ज़ज़ जज साहब के पास FIA वालों ने जब कहा कि आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए, जी, और जी। पैमरा ने कहा, तो उनको मौके पे जुर्माना भी कर दिया गया। यानी एक किस्म की सजा ही दे दी गई ना मौके पे। बिल्कुल। तो ये जब दूसरे आते होंगे इस किस्म के जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं खुफिया इदारे वाले, वहाँ हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको भी जुर्माना कर दिया जाए। यानी जो आपके कंट्रोल में आ गया उसको तो जुर्माना कर दिया, जो नहीं आ रहा उसकी शिकायत कर दी। इख्तियार वहाँ भी मौजूद होता है। सही। तो इन मामलात में एक चीज़ याद रखिएगा, हमने हर वक्त एक धोखा खाया अदलिया, सॉरी टू से, अदलिया की आज़ादी के नाम पर। हाँ जी। हमने इफ्तिखार चौधरी साहब की जो अदलिया आज़ादी की मुहिम थी उसको देखें कहाँ तक पहुँचाया, तूफ़ान मच गया, वकला तहरीक और ये, और फिर वो बहाल भी हो गए, लॉन्ग मार्च के ज़रिए बहाल हुए सारे ने मिल के। और उसके बाद क्या हुआ, अदलिया आज़ाद हो गई। फिर उसके बाद फिर वही सारे काम चल पड़ा। बिल्कुल। ये जो काजी फायद ईसा साहब हैं, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, सबसे इनके खिलाफ कौन रेफरेंस लेके आया था? वो जो शाहिद अजीज सिद्दीकी साहब जो चीख रहे थे, तब तो ना अदलिया को याद आया कि भाई ये मुदाखलत हो रही है, हम इनके साथ खड़े हो जाएं। बिल्कुल सही। जो साकिब निसार साहब करते रहे हैं अपने दौर में, वो ना किसी को याद आया। बिल्कुल सही। अब आके ये याद आना गो हो मुदाखलत हो रही है। मुदाखलत, मैंने आपको पहले भी गुजारिश की थी कि मुदाखलत वहाँ होती है जहाँ मुदाखलत के मौके खुद देते हैं, खुद फराम किए जाएं। कभी बिल्कुल कभी सही। पूछना भी चाहिए। देखिए अब बात आ गई कि जी जजेस, नुखै जी, साहब आज उन्होंने जज साहब ने भी कहा वैसे। मैं सुने, वो सही कहा उन्होंने, दरवाजे खोलेंगे तो फिर इसलिए मुदाखलत दरवाजे इसलिए खोले जाते हैं। मैं किसी मुअज़्ज़ज़ जज का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जब आप किसी एजेंसी से अपने फ़ायदों के लिए काम करवाएंगे, जब आप उनको कहेंगे मेरा बेटा फलां जगह पे है उसका जरा ये काम कर दे, फलां मुल्क में है उसका ये काम कर दे, जब आप उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे फिर उनका हक है, जब उनका काम आएगा वो भी आपको कहेंगे। लेकिन नुखै साहब यहाँ पर ये भी कहा गया है कि अगर उनके मुताबिक फैसले ना किए जाएं तो फिर कत्ल की धमकियां भी मिलती हैं। मेरी बात सुने ना, ये धमकियां आपका क्या ख्याल है, साफियों को नहीं मिलती? ये धमकियां किसको नहीं मिलती? सही। बात ये है कि देखें, मुझे धमकी मिलेगी मैं डर जाऊंगा, जी। क्योंकि मेरे पास है क्या बिल्कुल सही। जो मैं उनके ऊपर अपना दबाव डाल सकूं। प्रेशराइज लेकिन बिल्कुल सही। अगर मैं किसी अदालत में बतौर जज बैठा हुआ हूँ और मुझे प्रोटोकॉल भी है, सिक्योरिटी भी है, और मैं मराहत भी ले रहा हूँ, मैं तनख्वाह भी ले रहा हूँ, मेरे माशरे में इज्जत भी है, जी, जी। तो ये सब चीजें मुझे किस लिए अवेलेबल होंगी कि भाई अब तुमने बहादुरी का मुजाहरा करना है। बिल्कुल सही है। तो एक बंदे को आप बिठा दें इतनी बड़ी सीट पे और उसके बाद भी वो ये कहें हमें धमकियां, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, जजेस को धमकियां मिलना तो नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात है, बिल्कुल सही। SHO को धमकियां मिलना तो नॉर्मल बात है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को धमकियां मिलनी तो नॉर्मल बात है। आप मुझे एक बात बताएं, फौज ऑपरेशन कर रही है ना, CTD वाले, या फौज ऑपरेशन कर रही है दहशतगर्दों के खिलाफ, जी, जी। इनको धमकियां नहीं मिलती? बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये क्या कहें कि दहशतगर्द हमें धमकियां दे रहे हैं, आर्मी चीफ के पास चले जाएं, देखें जी ये हमें धमकियां में इस खत आ रहे हैं। और भाई आपने धमकियों का नोटिस नहीं लेना, सही। आपने धमकियों को बर्दाश्त करना है, दबाव बर्दाश्त करना है और फैसले करने हैं। धमकियां, अगर आप धमकियां बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका एक सादा सा तरीका है सुमेरा, सही, फिर आप रिजाइन कर दें। ठीक हो कि गया। यार इस मामले में नहीं अब पड़ना, वो ये गलत बात है चीफ कि जस्टिस साहब ने धमकियां भी भी तो बर्दाश्त करनी है, हाँ जी, और धमकियां भी बर्दाश्त नहीं करनी, काम भी करना है और बरात भी लेनी है और शिकायतें भी करनी। चीफ जस्टिस साहब ने तो यही कहा है ना कि अगर मैं मुदाखलत को रोक ना सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। बिल्कुल सही कहा। अबू बकर साहब, मुझे लगता है आपने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि मैं अगले टॉपिक की तरफ जाना चाह रही थी। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं। देखिए नुखै साहब जो बात कर रहे हैं ये एक तरफ से तो दुरुस्त बात कर रहे हैं कि जो रद्द अमल जिन्होंने देना है उनको तो यही देना चाहिए जिस तरफ वो तजवीज़ कर रहे हैं कि उनकी ये आईनी जिम्मेदारी है कि उन्होंने हर हाल में खड़े होना है, इसका उन्होंने ऐद उठाया है, सही। इसका हलफ लिया है। दूसरी तरफ जो लोग हैं उन्होंने भी कोई हलफ उठा रखा है, तो उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना है। बाकी ये जो मुल्क की अदालती तारीख है ना, बड़े अफसोस के साथ ये इस तरह के फैसलों से और इस तरह के मुदाखलत से भरी पड़ी है। ठीक हो गया। इसको अब 2014 तक, 2018 तक अब नहीं कन्फाइन कर सकते। जस्टिस मुनीर के फैसले से लेकर
آپ آگے دیکھ لیں، بھٹو صاحب کا فیصلہ دیکھ لیں، مولوی مشتاق کی عدالت کا دیکھ لیں، جسٹس انوار الحق کی عدالت دیکھ لیں، آپ جسٹس ارشاد حسن کے فیصلے دیکھ لیں، آپ افتخار چودھری کی عدالت کے دیکھ لیں، ثاقب نثار ڈسکس ہم روزانہ کرتے ہیں، صاحب آپ ان کی کے اجازت سے فیصلے ایک دیکھ جملہ لیں۔ کہہ دوں؟ جی پلیز۔ یہ سمیرا یہی عدالتیں ہیں نا جنہوں نے ڈکٹیٹر کو بھی جی ارشاد حسن کا جو فیصلہ تھا وہ یہی تھا۔ جی اس کو قانونی جواز انہوں نے فراہم جی کیا۔ بالکل ایسا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ عدالتوں نے یہ کیوں کام کیا؟ یعنی ایک پورا یعنی ہماری تاریخ میں جتنے بھی ڈکٹیٹر گزرے ہیں وہ پورے ماشاءاللہ مارشل اللہ کو جواز بھی دیا نظریہ ضرورت کے تحت، اور ساتھ کہا کہ آپ آئین میں ترمیم بھی کر لو وردی میں۔ صحیح ہے، میرا خیال ہے تو یہ بڑی شرمناک تاریخ رہی ہے، لیکن اب جو بگننگ ہو رہی ہے کم از کم اس سے کوئی اس خرابی سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ تو آئے نا۔ بگننگ میں اللہ کرے نا ہر سر، دور میں اس سب کو اٹھا کے ٹھیک ہے، کارپیٹ کے مجھے نیچے دبانا تو حل نہیں ہے۔ مجھے بریک لینی ہے، ایک خاص خبر ہے میرا خیال ہے وہ ہم نے شیئر کرنی ہے، بریک لینی ہے، بریک کے واپس آتے ہیں تو پھر ڈسکس کرتے ہیں ساتھ رہنے شاید۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابو بکر صاحب، اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جتنا بھی سیاسی طوفان مچا ہوا ہے، جو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا، جس پہ آپ کی اور نخیل صاحب کی اچھی خاصی بحث ہوئی کہ نون لیگ جو ہے وہ شاید اپنے فیصلوں پر پچھتا رہی ہے، اور جو چینجز آ رہی ہیں اس کی ہم نے بات کی ممکنہ طور پر۔ تو اس سارے سینیریو میں اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ خاموش ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس خاموشی کی ریزن کیا ہے؟ کیا جو بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم کابینہ میں نہیں بیٹھیں گے، کیا اس فیصلے سے وہ بدلنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی شراکت داری کا فیصلہ کیا ہے بڑی پیپلز معذرت پارٹی؟ سمیرا، میں ایک جملہ کہہ دوں پھر ابو بکر صاحب بولیں۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہماری کل بحث ہوئی تھی بہت زیادہ، ہماری تو بحث نہیں ہوئی ہے۔ میں ابو بکر صاحب کے سامنے ویسے ہی ہتھیار ڈال دیتا تھا۔ نہیں تو مجھے تو میں گواہ ہوں کہ سب کہاں ہتھیار ڈالتے ہیں۔ نہیں میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تاکہ ہم دونوں بات پوری سن لیں، سننے والوں کو بھی سمجھ آ جائے، ہمیں بھی سمجھ آ جائے۔ تو میری تو ریکویسٹ ہوتی ہے، بحث کہاں ہوتی ہے؟ اب میں بولوں سر، آپ اجازت دیں؟ بولو۔ بالکل، آپ دیکھیے گا کتنا خاموش رہتا ہوں۔ جی یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ اس وقت تو بڑا ریلیونٹ ہو جائے گا جب یہ موجودہ حکومت ٹیک آف کر جائے گی اور اس کے ثمرات بھی ہمیں نظر آئیں گے، تو پھر اس طرح کی بحث بھی شروع ہو جائے گی کہ پیپلز پارٹی کہاں رہ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو ان کی خاموشی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، چونکہ فرنٹ کے اوپر جو معاملات ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت دیکھ رہی ہے، ہاؤس آف شریفز میں یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کہ خاص طرح کی بدمزگی کہہ لیں، اب میں اسے لڑائی تو نہیں کہہ سکتا اس سطح کے اوپر، وہ بھی چل رہی ہے۔ تمام صورتحال کا جو ایک معاشی بوجھ ہے اس کو بہتر کرنا وہ بھی ان کے ذمہ ہے، اور پھر جو ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گلوز ان ہینڈ کی جو بات ہے وہ الزام بھی وہ اس کو سہ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو پیپلز پارٹی تو مجھے لگتا ہے اس مومنٹ پہ ایک تو سینٹر میں انجوائے بھی کر رہی ہے اور اپنے صوبے میں وہ بہت سارے معاملات کے اوپر فوکس بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور 18ویں ترمیم کے بعد جو آئینی تبدیلیاں لے کر آئے تھے جناب زرداری صاحب، اس کے بعد ان کا بہت زیادہ فوکس بھی سندھ پہ ہو گیا تھا کہ اس کو ہم ٹرانسفارم کریں، اس میں گورننس بہتر کریں، اور جو این ایف سی کا جو ایک ڈویزیبل پول تھا وہ ایک اتنا ہے کہ سندھ کو ٹرانسفارم کیا جا سکے۔ باقی تو فسکل سپیس اور مسائل تو اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، وہ ہر صوبے کے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سطح کے اوپر پیپلز پارٹی میں ابھی تو یہ نہیں سوچا جا رہا ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ دوبارہ وزیر خارجہ کے پورٹ فولیو میں آ جائیں یا کسی اور اس طرح کے کسی بڑے رول میں آ جائیں۔ میرا خیال ہے ان کی جو منزل ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، چونکہ شروع میں اس کے لیے پیپلز پارٹی نے کوشش بھی ایک غیر محسوس انداز میں کی، لیکن وہ بات بن نہیں رہی تھی جس طرح کے حالات تھے۔ زرداری صاحب تو یہ بات کرتے رہے نا کہ وہ کابینہ کا حصہ ہوں گے، اس بات سے ڈینائی تو بلاول صاحب کرتے رہے نا۔ نہیں، اصل میں نا ان کے سامنے جو چیلنج ہے، ان کو لگتا ہے کہ یا تو ہم آ کر فرنٹ سے اس پوزیشن میں ہوں ڈیل کریں، ریفارمز بھی کریں اور اپنے ایجنڈے کے تھرو اس کو کریں، تاکہ سکسیسفلی اگر ہم اس کو ڈیل کریں تو پھر ظاہر اس میں بلاول کی پالیٹکس کا ایک اپنا کیریئر ہے اور اپنے امکانات ہیں۔ اگر اس طرح کی اتحادی حکومت ہو اور اس طرح کی پوزیشن ہو تو اس میں تو بلاول کا نمبر نہیں آ رہا تھا ایز اے پرائم منسٹر نا، معذرت کے ساتھ، کیونکہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جاتے تو اس کی اپنی امپلیکیشنز تھیں، شاید پرائم منسٹرشپ بھی ملتی یا نہ ملتی، اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا بوجھ علیحدہ سے اٹھانا تھا۔ تو وہ تو پیپلز پارٹی 2008 کے بعد سے اس نے طے کر لیا ہے
کہ کسی تنازع میں نہیں جانا, جمہوری انداز میں اپنے معاملات کو ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہو گیا. اور اپنا کام کرنا ہے اور سندھ میں گورننس کو بہتر بنانا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میرا خیال ہے ابھی ان کے پیش نظر ایسا نہیں ہے کہ کچھ کہ اس صورتحال میں وہ کچھ کھو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مجھے تو لگتا ہے ابھی وہ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں, وفاق میں وہ صورتحال پہ تبصرہ کر رہے ٹھیک ہو ہیں, گیا. سندھ میں گورننس بہتر بنا رہے ہیں اور سارا تماشا دیکھ رہے ہیں ہاؤس آف شریف میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. نخیل صاحب, ہمیں یہ امپیکٹ لگ رہا تھا جب کولیشن گورنمنٹ بنی ہے, اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ایم ایل این نے جب یہ حکومت بنائی, تو لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں ایکٹیو ہو جائے گی, اور ایسا ہمیں ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا. پھر دوسرا سوال میرا بلاول صاحب سے متعلق ہے کہ کیا خارجہ کی جو سیٹ ہے وہ دوبارہ بلاول صاحب کے حصے میں آ جائے گی؟ میرا ایک تو میری اطلاع ہے میری, جی, اور ظاہری بات ہے میری اطلاع ہے تو پھر مجھ تک ہی آئی ہے نا, اور اطلاع بھی ایسی ہے کہ یہ اس کو آپ سورسز کہہ لیں, اوکے, ہارسز ماؤتھ کہہ لیں ابوبکر صاحب, فرام ہارسز. ہاں جی. تو یہ میری اطلاع کے مطابق پیپلز پارٹی سینٹر میں واپس آ رہی ہے, اور ان قریب آپ دیکھیں گے ان کو وزارتیں بھی ملیں گی, اور وہ اسی طرح گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے جس طرح گورنمنٹ وزارتوں کے ساتھ چل رہی ہے. دوسری بات یہ کہ وزارتیں نہ لینے کا تو کوئی میرا نہیں خیال پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کیا گورنمنٹ اگر اچھا پرفارم نہیں کرتی تو اس کا ڈسکریڈٹ گورنمنٹ کو تو جائے گا, تو کیا پیپلز پارٹی کو نہیں جائے گا, محض اس وجہ سے کہ وہ اس نے وزارتیں نہیں لی تھی. نہیں, جب وہ وزارت میں نہیں ہے تو ان کو کیوں جائے گا؟ سنیں نا, یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا, یہاں تو ان لوگوں کو بھی ڈسکریڈٹ جاتا ہے جو صرف ایک اس میں پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی تو شامل نہیں تھی نا, تو کیا لوگ ان پہ تنقید نہیں کرتے؟ لوگ سمجھنے کی بات ہے نا, لوگوں کی پرسیپشن تو یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے حکومت بنائی ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اس بات سے انہیں کوئی غرض نہیں کون وزیر ہے یا نہیں, ان کے نزدیک یہ دو پارٹیاں ملی تو حکومت فارم نہیں پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور حکومت اس لیے پیپلز پارٹی جو سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے تو وہاں ان کی وزارتیں نہیں ہیں, سب کچھ ہے ان کے پاس, وہ وہاں کام کر رہے ہیں اسی طرح جس طرح سینٹر میں گورنمنٹ کام کر رہی ہے, اور وہاں نون لیگ کراچی میں شاید اس طرح ان کے ساتھ نہیں ہے, ان کی گورنمنٹ میں تو ظاہری بات ہے نہیں ہے, لیکن یہاں تو صدر محترم جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. بالکل بالکل. اچھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں زمیرہ, میری ذاتی رائے ہے کہ بلاول جو ہیں, میں ایک وقت تھا جب میں سمجھتا تھا کہ ان کو تھوڑا میچور ہونا چاہیے, یہ آج سے 6-7 سال 8 سال پہلے, یہ ان میں سے بچگانہ پن ختم ہونا چاہیے. اس وقت بچگانہ پن تھا بھی, بالکل صحیح, ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے عمر کم تھی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں جو میچورٹی آئی, اور میچورٹی کے ساتھ ان میں جو گفتگو کا فن اور سوالوں کے جواب دینے کا جو طریقہ انہوں نے اپنایا وہ بڑا متاثر کن تھا. آج اگر پیپلز پارٹی سندھ میں موجود ہے اور پنجاب میں بھی کسی حد تک انہوں نے اپنی موجودگی ثابت کی اور بڑے اچھے جلسے بھی کیے الیکشن میں, اس کی وجہ بلاول بھٹو ہیں. ایسا ہی ہے, اس لیے کہ انہوں نے نوجوانوں پہ فوکس کیا اور ایک نئے طریقے سے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا, نئے طریقے سے ڈائلاگ کیا. میں کل اعتزاز حسن صاحب کو سن رہا تھا, انہوں نے بڑی اچھی بات کی, بلاول نے عوامی مسائل پہ فوکس کیا. ایسا ہی ہے, لوگ جو سننا چاہتے تھے, اور اچھی بات ہے, بتانا چاہیے. سب سے پہلے میرا خیال ہے جو منشور آیا وہ بھی پیپلز پارٹی کا آیا, لہٰذا اب یہ کہنا کہ بلاول بھٹو کو نظر نہیں کہیں آ رہے. دیکھیں اس وقت جو ایک میس کریٹ ہوا ہے نا, اس میں بہت سے لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. وہ کہاں گئے, فلاں کہاں گئے. اچھا, ایسے ماحول میں کئی سیاستدان آپ کو نظر نہیں آ رہے, فردوس عاشق امان آپ کو نظر نہیں آ رہے. چلیں خیر, ان کا پورٹ فولیو تو ایسا نہیں ہے, میں بلاول کے ساتھ تو نہیں ملا سکتا, لیکن اے این پی آپ کو نظر نہیں آ رہی. وہ جی ڈی اے نے جو کہا تھا احتجاج کریں گے اور یہ سارا کچھ, وہ بھی ساری بات نہیں. سر وہ تو اس لیے نظر نہیں آ رہی نا کہ الیکشن کے نتائج ان جماعتوں کو موافق نہیں ہے نا. میں نے تو بلاول کی پارٹی اور ان کی پوزیشن تو نہیں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کتنا بڑا جلسہ کر کے انہوں نے کہا جی ہمیں یہ تحریک جو پی ٹی آئی نے شروع کرنی تھی, اس تحریک کا کیا حشر ہوا ہے. بالکل صحیح. ہم سن رہے تھے کہ پورے ملک کی تحریک ہو جائے گی. اچھا میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں, بکر صاحب آپ کی بات نہیں کر رہا. حالات ایسے رہے تو ہو جائے گی. اچھا چلے ہو جائے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, ہو جائے. نہیں, میں نے کہا پی ٹی آئی کی بات کی تو بکر صاحب کان کھڑے ہو گئے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت موجودہ حالات میں کوئی میس ایسا کریٹ ہوا, لیکن
یہ دیکھیں महंगाई इंशाल्लाह कम हो रही है, बिल्कुल, आप महंगाई स्टैटिस्टिक्स उसके देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ और मेरा ख्याल है शायद पेट्रोल की कीमतें जब हम प्रोग्राम खत्म करेंगे तो वो भी कम हो चुकी हैं। खैर पेट्रोल की प्राइसेस तो आलमी मार्केट के मुताबिक है, इसका हमारे हालात से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है नुकैस साहब, और ये चीजें जो है ये साबित करती हैं सुमेरा जी जी कि इस वक्त किसी के हक में नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी पीछे हटती है तो ये उनके लिए नुकसानदेह है, नून लीग पीछे हटती है तो ये उनके लिए नुकसानदेह है। ठीक हो गया, तो लिहाजा सही है। कोलेशन भी जरूरी है, और मैं ये समझता हूँ कि जब इन जमातों को इस वक्त सारी जमातों के लिए जरूरी ठीक है सर, ठीक है, जिस आपका तरह ये- हम कर रहे हैं ना बात कि इन जमातों को एक दफा मिल के बैठना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उस जब इस ये जो ट्राइका है इसमें शामिल करें इसको तहरीक इंसाफ को, लेकिन उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया ना कि हम तो किसी हुकूमत ये के साथ इनकार नहीं होता सुमेरा, चले- ये बात चले बात देखिए। बयानबाजी के लिए भी इस इनकार पे- होता है, दिल में कुछ और होता है, बंदे बात करने इस के पे लिए हम तैयार जाके होते आगे हैं। डिस्कस करेंगे। अभी आप महंगाई की चूंकि बात कर रहे थे और पेट्रोल मसनूआत की जो प्राइसेस हैं उनकी आप बात कर रहे थे, लेकिन IMF की जो किस्त मिली है अब उससे जाहिर है वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि मुआशी इस्तेहकाम तो आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ अबू बकर साहब इस वक्त जो पाकिस्तान का हर शहरी है वो तकरीबन 2,88,000 रुपए का मकरूज़ हो गया है, और इसको कतन तौर पर जो है वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? बड़े दुख और अफसोस की बात है जी, ये दिहाइयों से जो हमारी मुआशी पॉलिसियाँ हैं ये उनकी नाकामियों का मुंह बोलता सबूत है कि इस मुल्क में जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है उसकी ये हालत है कि बार बार कर्ज लेना पड़ता है। गुज़श्ता आप देख लें कि पिछले 4-5 साल में या पिछले 8 साल में ये दूसरा तीसरा जो है IMF का प्रोग्राम है जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया है। जी बिल्कुल। मगर इससे हमारे यहाँ मईशत के सेक्टर में रिफॉर्म्स क्या आई हैं, हमारे यहाँ टैक्स नेट कितना बढ़ा है, या आम आदमी के ऊपर टैक्स का बोझ कितना कम हुआ है, या आम आदमी का लाइफस्टाइल कितना बेहतर हुआ है, या पाकिस्तान को कितनी एक फिजिकल स्पेस मिली है कि वो आपका जो डेवलपमेंट का सेक्टर है उसको बेहतर अंदाज में डील कर सके। जी जी। कर्ज है कि वो बढ़ रहा है, और जितना हमारे पास टैक्स हम कलेक्ट कर पाते हैं उसका बड़ा हिस्सा तो हमारे कर्जों की उसके लिए चला जाता है, अदायगी के लिए, कर्जों के सूद की अदायगी के लिए। फिर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है वो पाकिस्तान का पावर सेक्टर है। इसने पूरे पाकिस्तान को दुनिया भर के आगे बैगिंग बाउल जो है एक आप कह लें पूरे मुल्क को एक कचकोल बना डाला है। क्योंकि इस वक्त जो नेपरा की रिपोर्ट है इस साल की, उनके मुताबिक पाकिस्तान ने इस साल 2900 अरब रुपए का ये जो पावर सेक्टर है उसके लिए इकट्ठे करने, उसमें से अफसोस का मकाम यह है कि 1950 अरब रुपए सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस होंगे। बिल्कुल सही। सिर्फ जो हमने बिजली नेट खरीदनी है इन IPP से वो 950 अरब रुपए की है। ये देख लेना, ये जो मसला है, और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो अब तक क्रेडिट लेते हैं कि बिजली घर लगाए, मगर महंगे लगाए, और वो जो उनको जो हम सोर्स दे रहे हैं फर्नेस ऑयल का या जो इंपोर्टेड कोयले का, वो अब हमारे बस से बाहर हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी हर हुकूमत जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इकदाम करती है। एक तो पार्लियामेंट में उसके हाथ पांव बंधे होते हैं, बड़ी रिफॉर्म्स नहीं ला सकती, दूसरी तरफ मुल्क में स्टेबिलिटी का इश्यू होता है, तीसरी तरफ आपके पास फिजिकल स्पेस नहीं होती, फिर आपको IMF में जाना पड़ता है। बिल्कुल ये हमारा प्रॉब्लम है। जब तक कोई भी हुकूमत इत्तेफाक राय के साथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इससे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बनाएगी, तब तक हमने इधर रहना है। बिल्कुल नुकैस साहब, ये सारी फैक्ट्स जो है ये भी अपनी जगह। पाकिस्तान ने जो है वो अगले 3 साल तक 70 अरब डॉलर तक जो है वो अदा करने होंगे, और मकरूज हम दिन ब दिन होते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सुमेरा, ये जो कहा ना अबू बकर साहब ने कि हम पावर सेक्टर जो है वो क्यों लगाएगा इतने महंगे, वो हालात देखें उस वक्त था क्या। यानी बिजली 2 घंटे आती थी और 4 घंटे के लिए चली जाती थी। ठीक है, बिल्कुल। आपका पूरा निज़ाम बिजली पे चल रहा है। यानी एक घर में अमूमन जब हम कहते हैं ना हमारे घर में तो बिल क्यों ज्यादा आ गया क्योंकि हमारे तो 2 पंखे चलते हैं या 4 लाइटें चलती हैं, नहीं, हमारे कम से कम मोबाइल भी चार्ज होते हैं, इंटरनेट का जो है वो राउटर भी लगा हुआ होता है, हमारी मशीन भी चलती है, वॉशिंग मशीन, हमारी मोटर भी चलती है, ओवन भी चलता है उस पे। बिल्कुल। और अब तो ये खैर इतनी ज्यादा आम तो नहीं हुई, अब तो ये आगे मोटरसाइकिलें भी जो रिचार्जेबल हो रही हैं। बात ये हर चीज बिजली पे चल रही है। ठीक हो गया। और फ्रिज भी चलते हैं हमारे बिजली पे, मैं क्या क्या नाम लूं। लिहाजा ये कहना कि उस वक्त
महंगे बिजली घर नहीं लगाने चाहिए थे, क्या करना चाहिए था? आप एक तरफ फौरी तौर पे शोर मचता है कि कोई रेमेडी दी जाए, इमीडिएट कोई एक्शन लिया जाए, और इमीडिएट एक्शन जब उसमें थोड़ी सी तसल्ली आ जाती है तो उसके बाद हम ये रौला डाल देते हैं कि ये क्यों किया गया, आखिर क्या जरूरत थी इसकी? जरूरत ये थी कि आज बंद करके देख लें। ठीक है। हाइडल और विंड एनर्जी ना सर, ऑप्शन थे। मेरी बात सुने, सोलर उस तरह से आम नहीं था ना। आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने इन प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं, कोई भी गवर्नमेंट हो, उन्होंने नहीं सोचा होगा। सोचा होगा, मैं यहाँ बैठ के मगर प्लानिंग इस तरह की थी, अबू बकर साहब, या शॉर्ट टर्म उन्होंने सोचा कि आज गले पड़ गया मामला, मैंने ये कहा ना कि जो भी हुकूमत आती है वो शॉर्ट टर्म प्लान करती है, उसके इम्प्लीकेशंस नहीं ज़हन में रखती। अब देखें ना, ये चलाने अब मसला बन गया ना हमारे लिए। बात कर लूं सर, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, नहीं, गलत मैंने कहा मैं बात कर लूं, बात जरूर करें आप, लेकिन सर बात ये है ना, वही बात है। अच्छा, कहते हैं बात करने फिर शुरू हो गए। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं तो उस वक्त आप IPP से जो मुआहदे हुए हैं ना, वो कोई शॉर्ट टर्म के मुआहदे नहीं हुए, और इन चीज़ों को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, लोगों को सहूलत देने के लिए ये किस तरफ जाए। मैं मुईशत दान तो नहीं सुना रहा, मैं यहाँ बैठ के ये बताऊं कि पावर सेक्टर में क्या करना चाहिए जी जी, हुकूमत को। हो सकता है मैं यहाँ बैठ के कुछ पढ़ के तो मैं बड़ा अच्छा मशवरा दे दूं। जी जी, बिल्कुल सही। बाहर बैठ के बड़े अच्छे मशवरे देने में आते हैं। आज मुझे आप लगाएं, जब आप सिस्टम तो के आप अंदर कहें कि करके दिखाएं, तो उस वक्त मैं हाथ खड़े कर दूंगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुझे नहीं पता अंदर के मामला। सही हो गया। अंदर के मामला बहुत मुख्तलिफ होते हैं, यहाँ कहना बड़ा आसान है। लिहाजा ये जो महंगाई जो IMF का आपने बताया, IMF के पास पूरी दुनिया जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो IMF के पास जाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन बट और IMF का शुक्रिया अदा करें, वो आपको बताता है कि भाई ये आपकी कमियां हैं, इनको दूर कर लें। जी बिल्कुल सही। यहाँ भी आपको पैसे लेने चाहिए, ये भी आपको कमाना चाहिए, यहाँ से कम कर लें। हम ये समझते हैं कि IMF हमें हुक्म दे रहा है। बाय द वे, जहाँ से आप पैसे लेते हैं, बैंक से भी आप पैसे लेंगे जी, तो वो पहले बैंक इंश्योर करेगा कि आप वापस करने के काबिल हैं या नहीं। वो आपका सोर्स ऑफ इनकम पूछेगा, बिल्कुल सही, कहाँ से आपने देने हैं। और ये जो पैसे IMF से लिए जाते हैं, ये नजर आने चाहिए कहाँ लगे हैं। बिल्कुल आप जो गवर्नमेंट पैसे धड़ाधड़ ले, लेकिन कोई काम उसका नजर ना आए, वहां गलती होती है। IMF से पैसा लेना कोई गलत बात नहीं, हाँ आप उसको यूज किस तरह से करते हैं, ये आपकी बेहतर हिकमत अमली होनी चाहिए। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अबू बकर साहब, हम चूंकि मुज़ाकरात की पिछले टॉपिक में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि जो कल भी हमने डिस्कस किया कि बानी PTI जो है वो क्या इन मुज़ाकरात के लिए संजीदा है या नहीं। उनकी तरफ से एक बयान आया है कि उमर अयूब साहब की उन्होंने बात की, अलीमीन गंडापुर के, शिबली फराज, इन 3 नामों के अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी जो है वो मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं रखता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर जो शिबली फराज साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम मुलाकात ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले सियासी मुकदमा जो हैं वो हमारे ख़त्म होने चाहिए। क्या इस शर्त की तरफ आएंगे या पहले बैठ के उनके साथ बात करके देख लें, हो सकता है कोई हल निकला? देखें, आप जो बात कर रही हैं, आज उनके 3-4 पॉइंट सामने आए हैं जेल से बाहर, जो लोगों ने या सोर्सेज से आ रहे हैं जी। उनमें बड़ी बात तो वो यही कह रहे हैं कि एक ऐसा माहौल तो पहले बनाया जाए ना जिसमें मुज़ाकरात शुरू हो सकें। तो ये तो उनकी पोजीशन है। ज़ाहिर है आप इस वक्त एक्चुअल राब्ते क्या हैं वो हमें तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाइयों की ज़ुबानी जो है वो सुनने को मिलते हैं। ठीक है। लेकिन हमने देखा है कि फिर हुकूमती सफ़ों से भी कुछ ना कुछ ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो गई। चूँकि प्रेसिडेंट साहब ने जो तकरीर की थी मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट के, उन्होंने भी मुज़ाकरात की तरफ और अफ़हाम व तफ़हीम से पॉलिटिकल फोर्सेस को आगे बढ़ने की बात की थी। फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी बात की, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कोई ऐसी बात की थी। तो मामलात बहरहाल इस तरफ तो जाने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की भी कुछ स्टेटमेंट आई थी, चकज़ई साहब ने उस पर कुछ तबसरा भी किया था। लेकिन बात यह है कि इसके लिए एक माहौल तो बनाना पड़ेगा, और वो माहौल तो गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। देखें जिस तरह से उनकी बातें हैं कि जी सियासी मुकदमात जो हैं वो तो ख़त्म किए जाएं, ये तो हर पॉलिटिशियन आपको, हर सियासी जमात कहेगी, ये तो बड़ा जायज़ मुतालबा है। ठीक हो गया। और दूसरा, जो अबडक्शंस की कोशिशें हो रही हैं या जो वो एहतजाज करते हैं दफ़ा 144 और उसके नतीजे में नई गिरफ्तारियाँ, अब ये जो गुज़श्ता हफ्ते हुआ उसमें दर्जनों लोग तो लाहौर से पकड़े गए। ठीक हो गया। अगर इस तरह के मामलात चलते रहेंगे तो फिर इन मामलात में किस तरह के मुज़ाकरात होंगे और क्या उनके नताइज निकलेंगे। ये तो बहरहाल कोई भी दो फरीक होते हैं, जब वो मिलकर बात करते हैं तो आपको एक दूसरे के लिए ट्रस्ट बढ़ाना पड़ता है। ठीक हो गया। कुछ ऐसे इक़दाम आप उठाते हैं जिससे आप एक दूसरे को स्पेस देते हैं। देखिए अबू बकर साहब, जब आप बात ही नहीं करेंगे तो आपको बात कौन नहीं करेगा ना, बात कौन नहीं करेगा, आपको कैसे पता चलेगा? नहीं, सियासी मुकदमात में थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, अगर लोगों की जमानतें होनी शुरू हो जाएं
اگر دونوں اس سے ہم گیج کریں گے نا کہ لبو لہجہ جو ہے دونوں طرف سے وہ ڈی ایسکیلیشن آپ شروع ہو قانونی گئی. معاملات کو سیاست کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ نہیں یہ سیاسی معاملات قانونی معاملات اس وجہ سے یہ ججز کے خط کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ یہ تمام ہائی کورٹ جو لکھ کے اس کا مطلب ہے کل حامد رضا صاحب جو بات کر رہے تھے اس کا مطلب ہے میں عرض کر رہا ہوں نا جو تمام ہائی کورٹس کہہ رہی ہیں یہ کیا بتا رہی ہیں آپ کو؟ یہ سارے معاملات ان تمام مداخلت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان کی پالیٹکس ان معاملات کے تھرو اس کو یہ ویریبل کے طور پر کام کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا, کہیں ضمانت دے دیں, کہیں روک لیں, کہیں آپ اس طرح کا فیصلہ لے لیں, اس سے پھر پالیٹکس جو ہے پاکستان اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. نقی صاحب کل حامد رضا صاحب نے بات کی تھی کہ صاحبزادہ حامد صاحب نے, انہوں نے یہ کہا کہ ووٹ جو ہے وہ اس لیے پڑا تھا خان صاحب کو تاکہ وہ عدالت سے جیل سے باہر آ سکیں. تو جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے اس کو تھوڑا ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے, ہاں جی, کس طرح سے وہ آئیں باہر آئیں اور پھر ہم اقتدار میں آتے تو پھر ہم جو ہے وہ سیاسی مقدمات کو ختم کر سکتے. تو یہ تو پھر اسی طرف ان کی توجہ جا رہی ہے نا, جو ججز کے اوپر جو دباؤ ہوتا ہے اور سیاسی مقدمات اپنے طریقے سے ان کے فیصلے جو ہیں وہ لینے کی کوشش کی جاتی ہے. جو اسمیرا میں تو حیران ہوں کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ جو حکمران ہیں جی یہ بوٹ پالشیے ہیں, یہ خوش آمدی ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف ماشاءاللہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے. یعنی جب آپ ان سے بات کر رہے ہیں تو آپ پہلے تو اپنا ذہن صاف کریں نا. آپ سیاسی پارٹیوں اگر وہ قوت ہیں تو حکمران کیوں نہ اس قوت کے ساتھ ملیں. بالکل صحیح. تو صرف آپ کو ہی حق ہے اپوزیشن کو کہ آپ اس قوت سے بات کریں. حکمران اگر بات کریں گے تو وہ بوٹ پالشی ہیں. آپ کیا حرکت کر رہے ہیں. دوسری بات کہ جب آپ نے وہی عدلیہ والی بات, جی جی, جب اسٹیبلشمنٹ کو آپ خود دعوت دے رہے ہیں کہ آپ سے ہم معاملات طے کریں گے, تو عدلیہ والی بات نہ ہو گئی یہاں بھی. پھر وہ بھی آپ سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ ہم سے بات کرنے آیا نا, پھر ہم آپ کو سمجھاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے. اور پھر جب آپ کو وہ سمجھائیں گے تو پھر آپ نے یہ شکوہ نہیں کرنا کہ وہ ہماری باتوں میں کیوں مداخلت کیوں کر رہے ہیں. آپ خود انہیں کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہم آپ سے بات کریں گے, تو جب آپ بات کریں گے تو پھر وہ آپ کو حکم بھی دیں گے یا وہ کچھ اپنی باتیں منوائیں گے. بالکل صحیح. تو آپ ایک اپنے نقطہ نظر پہ تو قائم رہیں, یا تو آپ کہیں کہ ہم ڈیموکریٹک ہیں, ہم نہیں بات کریں گے جی اسٹیبلشمنٹ سے, ہم سیاسی لوگوں سے بات کریں گے. بالکل. صاحب پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ پارٹیز میں سیاسی پارٹیز کا آپس کا جو اتفاق ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رکھ سکتا ہے. اب اگر اس چیز کی پہل کی گئی ہے نون لیگ کی طرف سے, ایسا ہی ہوا. 18ویں ترمیم اس کی سب سے بڑی مثال ہے. جی جی بالکل. لیکن جب آپ یہ بات کریں گے, اصل میں نے آپ کو پہلے کہا, بلکہ آج کسی کا بیان بھی آیا ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بیسیکلی وہ سیاسی وہ اپنے مفاہمت نہیں چاہ رہے, وہ مقدمات سے فرار چاہ رہے ہیں, مقدمات ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے مقدمے ختم کر دو. اور جب میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں آپ میں اور گورنمنٹ میں کیا فرق ہے. جو تانا آپ گورنمنٹ کو دیتے تھے, یہی تانا آپ نے آئی ایم ایف کی دفعہ بھی آپ نے کہا کہ میں اگر آئی ایم ایف کے پاس گیا تو میں خودکشی کر دوں گا, جو کہ آپ نے نہیں کی. پھر آپ نے وہ اسٹیبلشمنٹ آپ ایک سطح پہ تو آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, بدقسمتی سے پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی ہے اس وقت, جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہی چاہتی ہیں زیادہ تر کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ہاتھ بڑھائیں, وہ ان کے ساتھ ان کی یس ہو جائے, اور ان کے بل بوتے پہ وہ حکومت. جو کہہ رہے ہیں نا کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو بھی موقع نہیں مل رہا. بالکل صحیح. اور جن کو تھوڑا سا موقع مل رہا ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. بالکل ایسا. اگر پی ٹی آئی کو یہ موقع مل گیا اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو آپ دیکھیے گا وہ اگلا ان کا بیانیہ یہی ہوگا کہ نہیں کیا بات ہے, ہم ایک پیج. اور یہ اسٹیبلشمنٹ, میری بات سنیں, اسٹیبلشمنٹ نہیں آتی کسی معاملات میں, یہ سیاستدان پہنچتے ہیں ان کے پاس, خود جاتے ہیں ان کے پاس, یہ ان کو خود دعوت دیتے ہیں کہ آئیے آپ ہمارے معاملات چلائیے. طاقتور وہ ہیں, کوئی شک نہیں ہے طاقتور ہیں, لیکن آپ جب آپ مساق جمہوریت کرتے ہیں یا پولیٹیکلی آپ لوگ کسی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں, ایسے معاملات میں آپ نے خود تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ سیاستدان زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. اب آپ کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا جب تک آپ ان کو مداخلت کی دعوت نہیں دیتے. بالکل, آپ کے پاس تو موقع ہے. اچھا ابو بکر صاحب, کل ہم ڈسکس کر رہے تھے اسحاق ڈار صاحب کو جب ڈیپٹی وزیر اعظم, آج رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی مشیر بنا دیا گیا ہے, تو یہ پھر اسی کی کڑی ہے ایک جو ہم کل ڈسکس کر رہے تھے.
हाँ जी, ज़ाहिर है जो बेचैनी है मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो कैंप है ये उसको अकोमोडेट किया जा रहा है, चूँकि राना सनाउल्लाह के ऊपर बड़ा दबाव था कि वो पंजाब में एक आ जाए ना मुशीर के तौर पर। जी जी। तो ज़ाहिर है उधर तो वो नहीं गए, बहुत सारे जूनियर्स वहाँ कैबिनेट में बैठे हैं और बड़े अच्छी की पोजीशंस पे हैं, लेकिन जिस तरह उनका अपना कद काट है मौजूदा PMLN में, उनको सेंटर में ही जाना पड़ता था। ज़ाहिर है ये जो मियाँ साहब के ये जो इस तरह के साथी हैं उनकी प्रेजेंस मियाँ साहब समझते हैं वहाँ पे ज़रूरी है। ज़ाहिर है इस फैसले को उनकी बड़ी आशीर्वाद हासिल होगी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं बहरहाल एक बड़े कद काट के लीडर हैं और इस हुकूमत को मौजूदा जो क्राइसिस हैं उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी बहरहाल एक ऐसे लोगों की बड़ी ज़रूरत है। अब देखते हैं कि वो जो भी उनको पोर्टफोलियो मेरा ख्याल है उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र के तौर पर गए गालिबन, सही। तो इससे कोई हो सकता है कोई बेहतर शक्ल निकल आए। ठीक है, लेकिन देखना पड़ेगा कि ओवरऑल ये सिचुएशन किस करवट बैठती है। ठीक हो गया। तो अभी तक तो मियाँ साहब जो है वो खासी प्रॉब्लम में है, चूँकि एक तरफ तो बयानिया उनके हाथ से निकल चुका है, दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसका मरकज़ कहीं और है, फैसले कहीं और से हो रहे हैं, सारे मामलात जो हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है वो वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा लीड ले रहे हैं बहुत सारे मामलात में, हमें मुल्क में नज़र आते हैं और उनकी कवरेज भी इस लेवल की होती है। नहीं, वैसे मोहसिन नकवी साहब की अगर हम परफॉर्मेंस देखें पंजाब में तो नहीं, परफॉर्मेंस तो देखिए, परफॉर्मेंस तो वजीर आला की होती है, परफॉर्मेंस तो चीफ वजीर आजम की होती है, जो लोग वोट लेकर आते हैं और जिन लोगों ने आवाम को जवाबदेह भी होना होता है। ठीक हो गया, पब्लिक की वेल बीइंग के लिए भी वही काम करते हैं। ठीक हो गया। अगला टॉपिक हमारे पास है। तो हमने सुमेरा यहाँ देखा कि चीफ जस्टिस साहब भी एनके लगा के तो परफॉर्मेंस दे रहे होते थे, डैम बना रहे होते थे, ठीक है ना? तब एतराज नहीं होता था। जो हम पहले बात कर रहे हैं बात है वजीर दाखिला वो, और मेरी बात सुने ना, उनके पोर्टफोलियो में निगरान वजीर आला भी है, वो इस ओहदे से भी गुजरे और कोई काम कर रहा हो तो उसके मुतालिक हमारा ख्याल होता है कि ये ना आगे आने की कोशिश कर रहा है, काम कर रहा है, अच्छी बात है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई और नहीं कर रहा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो एजुकेशन को लेकर है कि हुकूमत ने तालीमी इमरजेंसी के नफाज का जो फैसला किया है और ये बड़ा तवज्जो तलब मामला है जिसकी तरफ अब हुकूमत ने तवज्जो दिलाई है और तवज्जो कर भी रहे हैं, और महकमा तालीम में जो करप्शन है उसकी तरफ भी कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, घोस्ट जो टीचर्स हैं, घोस्ट जो स्कूल्स हैं उसकी तरफ भी तवज्जो दे रही है अब ये हुकूमत। अच्छा नुक़ैस साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो तालीमी इमरजेंसी का नफाज किया जाता है इसका कोई फ़ायदा भी होता है? इससे पहले हमने सिंध में भी इस तरह की इमरजेंसी। नहीं जी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, सच्ची बात मैं आपको बताऊँ। और मज़े की बात है, मैं बचपन में जब मैंने पहली दफ़ा लफ्ज़ सुना ना, छोटे होते थे, घोस्ट टीचर या घोस्ट स्कूल, तो मुझे ऐसे लगा कि वो टीचर होंगे भूत बने हुए होंगे या वो मर के जिंदा हो गए होंगे। अच्छा, ये पहली बात तो ये ज़हन में रख लें, तालीमी इमरजेंसी सिर्फ एक नाम का लफ्ज़ है। अच्छा। आप इसको क्या होगा उस दिन, यानी स्कूलों में कोई सायरन बजने शुरू हो जाएंगे, तालीमी इमरजेंसी है। आप खुदा के लिए एक काम करें, कुछ तजावीज़ है मेरे ज़हन में जो मेरे ज़हन के मुताबिक। जी जी प्लीज़। नंबर 1, बच्चों को स्कूल में छोटी क्लासेस से नंबर 1 क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ना सिखाएं। ठीक हो गया। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, आपने बात कैसे करनी है, आपने इख्तलाफ कैसे सुनना है, आपने इख्तलाफ का जवाब कैसे देना है, रिबटल क्या है आपका। नंबर 2, आइन पढ़ाना शुरू करें बचपन से। जब बच्चा मैट्रिक करे तो कम से कम आईने पाकिस्तान उसे पूरा एक सब्जेक्ट के तौर पर उसका पेपर लिया जाए। बचपन से आप उसके कुछ शुरू से आर्टिकल्स उसके शामिल करते हैं। ट्रैफिक के कवानीन पे एक उस शामिल करें कोर्स में किताब, ठीक है। ये जो निसाब है हमारा जिस तरह का मुरतब हुआ है, ये तो रोबोट पैदा कर रहा है। आपको पता है सुमेरा, इस वक्त ये जो स्कूल हमारे हैं या प्राइवेट स्कूल हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, ये क्या है, ये एक बोर्ड लगा हुआ है जी जिस पे लिखा हुआ यूनिवर्सिटी, उसमें कुछ लोग जाते हैं और वो पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे जाते हैं और हम समझते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे एक रूटीन में जा रहे हैं, रूटीन में आ रहे हैं। आज के बच्चे को आप पूछें, जो मास्टर्स लेवल का भी बच्चा है, पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी से कि पाकिस्तान का जो ये इस्लामाबाद है 21 सूबे में है, तो कहने लगे मास्टर्स का बच्चा के बलोचिस्तान में। अल्लाह, ये अल्लाह नहीं, ये आप जाके पूछें बच्चों से, हराम है जो कोई लफ्ज़। यूनिवर्सिटियों में बच्चे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटियां है बेसिकली एंटरटेनमेंट जोन। जी बिल्कुल। अच्छा, वो अच्छे जो यूनिवर्सिटी ज्यादा खूबसूरत माहौल देती है, वहां आपको पता है नौजवानों की तादाद ज्यादा होती है। अबू बकर साहब जैसे नौजवान जो हैं वो ऐसी यूनिवर्सिटियों में ज्यादा जाते हैं। अच्छा, वहां क्या है, पैसे वो लेते हैं लाखों के हिसाब से, और तालीम को छोड़ दें आप, बाकी एंटरटेनमेंट बच्चे भी, मैं भी हैरान होता हूँ बच्चे यूनिवर्सिटियों से छुट्टी क्यों नहीं करते। ठीक हो गया मुझे सही है जी। अबू बकर साहब क्या कहना चाहेंगे?
देखें, ये मच नीडेड इनिशिएटिव है अगर इस पर संजीदगी से काम किया जाए। इस मुल्क में ना एजुकेशन का एक पूरा कल्चर जो है वो देना पड़ेगा, खाली इमरजेंसी से काम नहीं चलता। ठीक है। हायर एजुकेशन को ही देख लें, पंजाब की 27 यूनिवर्सिटियों में से 25 के वाइस चांसलर ही नहीं है और गुज़श्ता 2-2.5 साल से नहीं है। सही हो गया। यही केपी में सूरत हाल है। करोड़ों बच्चे हम देख रहे हैं, डाटा है मेरे पास, ये तकरीबन को 2.5 करोड़ से भी ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अबू बकर साहब सॉरी टू से अब आपकी इजाजत से बोलूं तो एक जुमला। जी सर, जल्दी, मेरे पास एक ये मिनट जो है। वाइस चांसलर है ना, जरा इनको भी बुला के किसी दिन देख लें इनकी कैपेबिलिटी क्या है, बिल्कुल, जिससे जो हम समझते हैं वाइस चांसलर नहीं मैंने होगा उस कल्चर तो शायद की- यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी। मैंने वाइस उस चांसलर का मेंटल लेवल चेक करें। सर, मैंने कल्चर की बात की है कि वो नहीं है। चलें, ठीक है। 39% तो बच्चे वो हैं जिन्होंने स्कूल जाना है मगर वो स्कूल नहीं जा पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल ऐसे सिर्फ बलूचिस्तान में आखिरी भी जुमला ऐसे ले ही है। लें, आखिरी जुमला ले लें, अगर तालीम को बेहतर बनाना है सबको छोड़ दें, उस्ताद को इस मुल्क का सबसे ज्यादा मराद दें, बिल्कुल सही। उसे एक ऐसी जॉब बनाएं कि लोग उसको कैरियर समझ के आए। बिल्कुल जिस सही। दिन कैरियर समझ के आएंगे ना, लोग टीचर बनेंगे, उस दिन आपका तालीमी निज़ाम रिवैम्प हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब, आपका भी, गुल नुखैज़ अख्तर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। हो सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।